4 साल और पड़े जी। गादड़ की तोड़ में बेर थोड़े पाकेंगे। अच्छा टाइम आवे मैंने नू दे दे, मैंने नू दे दे, वह को नहीं बनती बात उनकी। हाँ कोई आना चाहे तो उसको मिला लेना चाहिए। एंट्री बंद कह मैं खिलाफ हूँ जी। उसको आप पर्सनल फायदा मत दो, मिला लो नारे तो लुआ लो। अच्छा क्योंकि हमारी लिहाज के मानस मेरे, रामविलास के, अरविंद के, मोहनलाल बरोली के, फिर सैनी ने देखनी है। हरियाणा का आदमी एक जगह कई देर नहीं, फिर उसकी कांधी जड़न लागी चाहिए। अच्छा तो पार्टी पुर्टी चेंज कर दे हरियाणा का आदमी तो उसकी कोई घना समय नहीं पाया करता, इस पर डेटा को नहीं था। अच्छा मतलब रणधीर पनियार, रणबीर गंगुआ जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। इस इनको करने दो, टाइम थोड़ा हुआ। अच्छा आपने छाटा नहीं अभी तक के टाइम थोड़ा हुआ। अच्छा कम हुआ। टाइम की तैयारी कर रही है। गुजरात में राहुल गांधी भी गया था। अच्छा हाँ तैयारी तो कर रही है। चला था जिंदल परिवार से हमारी पुरानी नजदीकियां हैं जी। उसमें बहन सावित्री जिंदल एक नहीं काम नायब सैनी, इसलिए मैं जा रहा हूँ। आपने पूछा था। हाँ नायब सैनी मेरे साथ संसद में रहा है जी जी मैं एमपी का तो मुझे सपनों में भी नहीं पता था जी। ये तो बराड़ा साहब और जैन साहब और भट्ट साहब और फिर मोदी जी, शाह जी और कट्टर एसटी था मेरी कोर के लिए, मेडिकल के लिए। बाकी तो मैंने न तो हुड्डा साहब से पब्लिक सर्विस कमीशन मांगा। तो मैं तो कहता हूँ डिफेंस फर्स्ट। ये सारी तरक्की धरी धराई रह जाएगी। ये तो पहले भी पृथ्वीराज के ज़माने में भी खूब तरक्की। तो अब हमारी स्थिति इजराइल जैसी है। पाकिस्तान भी हमारा दुश्मन, चाइना भी हमारा दुश्मन जी। बांग्लादेश में भी आज के दिन सरकार हमारे खिलाफ था जी। और उसी दिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने कह दिया था कि इसका बदला ऐसा लेंगे कि जो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। ये अटैक करने की गलती करते हैं। उसमें एक दफ़ा बांग्लादेश बनवा दिया, एक दफ़ा करगिल बनाया, चाहे तेल दें चाहे हथियार दें, मगर तुर्की के ड्रोन्स की इंडस्ट्री को हमने गिरा दिया। उन कांग्रेस के ज़माने में हुड्डा साहब से काफ़ी नज़दीकियाँ थी आपकी? नज़दीकियाँ तो अब भी हैं जी। कुमार गौतम के अपने गुण हैं। नवीन जैन अपने गुण रखता है, वो भी एक जुझारू आदमी है जी और उसका बहुत बड़ा अहम योगदान भी रहा है। अरविंद शर्मा एक सरकार का मंत्री है तो मैं लेने को तैयार हूँ। जी जी। ये तो नू रुक के मारे हैं कि मन ने दिलाया जी। मैं नू। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। ऑपरेशन सिंदूर सबको पता है, पूरे हिंदुस्तान क्या पूरा वर्ल्ड को पता है ऑपरेशन सिंदूर। और जश्न भी मना रहे हैं लोग, खुशियां मना रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई भारत ने वो काम किया है जो बड़े बड़े देश नहीं कर पाए। उसी सिलसिले में आज हमारे साथ जनरल डीपी वत्स जी है, उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे उसके बारे में भी। लेकिन इनका थोड़ा सा परिचय दे देता हूँ। राजनीति से भी जुड़े हैं, सेना से भी जुड़े हैं और खास करके अगर बात करें स्वास्थ्य की तो उनसे भी जुड़े हुए, लगातार सेवा कर रहे हैं। सामाजिक कोई भी काम होता है उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। सर नमस्कार। सबसे पहले तो नमस्कार सर। ऑपरेशन सिंदूर का मैंने जिक्र किया, खुशी है, देश में सेलिब्रेशन हो रहा, लोग जगह जगह तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं भी तिरंगा यात्रा में शामिल हुआ था जी। सबसे पहले तो आज महाराणा प्रताप, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जयंती है जी। उसकी मैं पूरे भारतीयों को बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ जी। धन्यवाद। और ये ऑपरेशन सिंदूर भी वीरता का परिचायक है। जो जघन्य कार्य किया उग्रवादियों ने, आतंकियों ने पहलगांव में, धर्म पूछ के गोली मारी बच्चों के सामने, बीवियों के सामने, वो बहुत ही भयावह अपराध था जी। और उसी दिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने कह दिया था कि इसका बदला ऐसा लेंगे कि जो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। और ललकार के हमने दुश्मन जहां आतंकियों को पालता था, 9 ठिकानों को बर्बाद किया 6 और 7 की रात को जी। जिसमें मुरीद के, भावलपुर, शालकोट, मुजफ्फराबाद, कोटली आदि आदि, और वहाँ आतंकी मारे भी गए। मसूद अजहर की तो फैमिली का ही सफाया हो गया। 14 आदमी, उसके दोस्त और उसके परिवार के लोग भावलपुर में उनके फाइनल अंजाम तक, यानी कि 72 उरों के पास हिंदुस्तान के मिसाइलों ने पहुंचा दिए जी। इसी तरह मुरीदके में, इसी तरह मुजफ्फराबाद और कोटली में, सब 9 की 9 जगह जो हमें पता था ये आतंकी ट्रेनिंग के अड्डे हैं या आतंकियों के हेडक्वार्टर्स हैं। और उसका सबूत ये मिला कि नमाज जनाजा पे पाकिस्तान के सीनियर आला फौजी अफसरान और पुलिस अफसरान शामिल हुए और उनको पाकिस्तानी झंडे में लपेट के, जो उनका नेशनल फ्लैग में लपेट के जी, नमाज जनाजा का जुलूस निकाला। हाँ, वो सबने देखा है, तस्वीरें भी आई है। तो ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत ही नहीं रही। लेकिन जनरल साहब, एक लोगों के मन में थोड़ा सा ये रहता है कि जैसे जनरल मुनीर है, उनको अभी फील्ड मार्शल भी बनाया गया है, खुश वो भी सेलिब्रेट करें, वो किस चीज़ का जश्न मना रहे हैं? समझ नहीं पा रहे हैं चीज़ें।
ये आजकल एक इंफॉर्मेशन वारफेयर चल पड़ा कि इसमें 1 इंच भी ज़मीन इधर उधर नहीं हुई जी। उन्होंने हमारे ऊपर हमला किया ड्रोन से, श्रीनगर में, अमृतसर में, पठानकोट में, जलंधर, आदमपुर हवाई अड्डे पे, फलोदी में, जोधपुर में, यानी पूरे गुजरात बॉर्डर, राजस्थान बॉर्डर, पंजाब बॉर्डर और श्रीनगर तक उन्होंने अटैक किए, जो हमारे एयर डिफेंस ने उसको हवा में ही नेस्तो नाबूद कर दिया जी। और उनके जहाज़ों को गिरा दिया गया उन्हीं के एरिए में, हवाई जहाज जी। तो वो बिल्कुल उसको असफल बना दिया गया पाकिस्तान के अटैक को जी। और इसके जवाब में जो हमने किया, नहीं वो तो सबने देखा जनरल साहब, मैं ये कह रहा हूँ वो जो खुशियां मना रहे हैं, दूसरा रैंक भी बढ़ा दिया है, फील्ड मार्शल भी, इंफॉर्मेशन वारफेयर है जी, इसको प्रोपेगेंडा वार भी बोल सकते हैं। हाँ, प्रोपेगेंडा वार जी। वो कहते हैं कि हम जीत गए जी, हमने भारत के वो फाइटर्स गिराए जी। उसका कोई सबूत उनके पास नहीं है, हमारे पास तो प्रूफ है। हम कहते हैं टेररिस्ट थे, उनके नमाज जनाजा में आप कौमी झंडे के साथ शामिल हुए जी जुलूस में, और उनके आला हुक्मरान जो है सब आ रखे थे, सब आ रखे थे जी। फिर हम कहते हैं कि हमने आपके एयरफील्ड पे अटैक किया, सरगोदा पे अटैक किया, जहाँ वो खुद ही कहते हैं कि उनकी न्यूक्लियर एसेट्स रखी हुई हैं। रावलपिंडी के पास तकलाला बोलते थे, अब उसका नाम एयर मार्शल नूर खां एयरफील्ड है, उस पर अटैक किया जो वहाँ के फौजी हेडक्वार्टर से 10-12 किलोमीटर ही है। इसी तरह हमने कारगर अटैक किए, उनके 10-12 एयरफील्ड्स को बिल्कुल नॉन फंक्शनल बना दिया और पाकिस्तान की करीब 20 से 25% एयरफोर्स एसेट्स को हमने बर्बाद कर दिया, जिसमें रडार्स भी थे, जिसमें फाइटर्स भी थे, जिसमें बाकी मशीनरी भी थी और रनवे भी थे। उसके सेटेलाइट फ़ोटोज़ निकले हैं। जो इंडिपेंडेंट मीडिया है वो क्या बोल रहा है, यानी कि BBC, CNN और दूसरे भी जो इंडिपेंडेंट मीडिया है और जो हम प्रूफ देते हैं, उसके मुताबिक जो हमारा मकसद था कि उग्रवादियों के अड्डों को, उनके ठिकानों, तो कह सकते हैं कि कारगर ऑपरेशन था, जो सोचा था वैसा किया और हो गया। कारगर ऑपरेशन था जी। जहाँ तक फील्ड मार्शल बनने का सवाल है, वो तो खुद मालिक है। पाकिस्तान में या तो फौज प्रत्यक्ष रूप से राज करती है, जब उन्होंने एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को टांग दिया था भुट्टो को, जिया-उल-हक ने, उसने करगिल किया मुशर्रफ ने, और अयूब खान जो पहला फील्ड मार्शल था उसने 65 वार की और 71 वार याह्या खान ने की, जनरल साहब ने जी। तो वो जो भी भारत से वो लड़ाई लगाते हैं, लड़ते हैं, तो उनको जाना पड़ जाता है फिर, चाहे मुशर्रफ हो, चाहे याह्या हो, चाहे अयूब खान हो, चाहे जिया-उल-हक हो। जी जी, कह सकते हैं हमेशा से दबदबा रहा सेना का वहाँ पर, दबदबा तो रहा, मगर सेना अपने वजूद रखने के लिए हिंदुस्तान और कश्मीर से खतरे का राग अलापती है और फिर हम पे अटैक करने की गलती करती हैं। उसमें एक दफ़ा बांग्लादेश बनवा दिया, एक दफ़ा करगिल बनाया, 65 में हार खाई, 48 में हार खाई, तो वो फिर उनके फौजी हुक्मरानों को जाना पड़ा। जी सर, आपने देखा हुआ एक संसदीय डेलीगेशन विदेशों में जा रहा है, भारत के बारे में बता रहा है कि भाई ये पाकिस्तान जो है आतंकवादी देश है, उसके बारे में क्या राय है आपकी, क्या सोचते हैं? संसदीय डेलीगेशन ऑल पार्टी डेलीगेशन है जी, उसमें जो माहिरीन हैं उस सब्जेक्ट के बारे में जानने वाले, जैसे शशि थरूर हैं, MP हैं, तो कांग्रेस के MP। हाँ, तो कहीं आपको लग रहा है कि ये कांग्रेसी विचारधारा से कुछ हटके बोल भी रहे हैं, और जबकि नाराजगी भी दिखाई दे रही कांग्रेस में कहीं ना कहीं उनके प्रति? वो एक अलग बात है, मगर मैंने कल सुप्रिया सुले को बोलते हुए सुना जी, किसी अरेबियन कंट्री में, वो इजिप्ट जाएंगे, वो कतर में थे शायद, दोहा में थे वो जी। तो ये उसने एक बड़ी बात कही कि जब देश पे संकट आता है तो हम भारतीय पहले हैं, पार्टी बाद में आती है। यही शशि थरूर है, इज एन एक्सपर्ट ऑन फॉरेन अफेयर्स, तो वो बतौर एक्सपर्ट, एक बतौर भारतीय वहाँ पहुँचे और उन बहुत शानदार काम कर रहे हैं जी। वहाँ पे असुद्दीन ओवैसी का भी काफ़ी चर्चा हो रहा है जब मौका पड़ा है जी। वैसे तो ये मोदी जी का बड़ा भारी क्रिटिक है, मगर ये खुद पाकिस्तान गया, वहाँ भी ये प्रो इंडिया रहा और अब भी इनका रोल काफ़ी काबिल तारीफ रहा है जी। तो ये भारतीय है, उसका बतौर भारतीय वो अपना रोल और अपना फ़र्ज़ की अदायगी को सर अंजाम दे रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष की बात करें, कई ऐसे बयान आ जाते हैं जो सवाल उठाते हैं ऑपरेशन सिंदूर पे, या फिर जो अभी जो हुआ पीछे वाकया जो हुआ उस पर कुछ। विपक्ष के पास करने और कहने के लिए
अच्छी बात तो ये है, जैसे शशि थरूर गए, सुप्रिया सुले जी गए, इस तरह कुछ और भी हैं जो देशभक्त हैं। अब इन्होंने बालाकोट पे भी सवाल उठाया, इन्होंने पुलवामा पे भी सवाल उठाया, पहलगांव पे तो सवाल उठाने वाली बात ही नहीं थी, प्रत्यक्ष थी सारी चीज़, और अब भी ये सवाल उठा रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा कि उनका काम ही सवाल उठाना है, वो अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं, देश के लिए हो चाहे ना हो, खुद के लिए ड्यूटी कर रहे हैं जी। और जो अमेरिकी राष्ट्रपति है ट्रंप, उनकी जो कई बयान आपने सुने होंगे, देखे होंगे, क्या कहेंगे, कैसा लगा? अमेरिकी राष्ट्रपति बेसिकली व्यापारी है जी। अमेरिका कभी से उसका रिकॉर्ड रहा है कि रूस तो कभी से हमारे साथ था, चाहे बांग्लादेश की लड़ाई, चाहे 65 की, चाहे कश्मीर का वीटो जी। और अमेरिका या आज के दिन जो पॉलिटिक्स होगी वो सब वो काम करेंगे जो बिजनेस में उनके नेशनल काज को सूट करता है, जो जिसका उन्हें फ़ायदा हो जी। तो राष्ट्रपति ट्रंप हमारी लड़ाई में दोनों के साथ, क्योंकि वो खुद एक बिजनेसमैन है, वो बड़ा बिजनेस देख रहे हैं। बाकी असली बात यह है कि रूस तो अभी बिजी है यूक्रेन वार में जी। अदरवाइज सबसे बड़ा व्यापार दुनिया में हथियारों का व्यापार है, और भारत उसका सबसे बड़ा आयात करने वाला मुल्क है जी। तो जहाँ भी लड़ाई होती है तो बड़े बड़े जो ताकतवर मुल्क हैं उनकी फैक्ट्रियों के जंग खाए हुए हथियार भी बिक जाते हैं जी। तो ऐसे हालात में नहीं, जनरल साहब आपने हथियारों की बात की, लेकिन आपने एक चीज़ देखी होगी इस बार सोशल मीडिया पे या मीडिया में चाइनीज हथियारों का बड़ा मजाक उड़ा है जो ऑपरेशन सिंदूर में। और तुर्की की, अगर तुर्की की बात करें, तुर्की आप बोल रहे हैं, उसको पहले तो तुर्की बोलते थे जी जी, अब तुर्की वो बोलते तो अर्दोगान हमेशा से ही हमारे खिलाफ है जी। हमने तो उनके गाजी अशमत कमाल पाशा जो फादर ऑफ मॉडर्न तुर्की बोलते हैं, उसके नाम से दिल्ली में रोड भी रखा नेहरू में जी। उसकी नेहरू की अच्छी पटड़ी बैठती थी जी। मगर तुर्की ने तो हमेशा ही पीठ में छुरा घोंपने वाला काम किया, पाकिस्तान का साथ दिया है जी। अब भी हम अपना कर रहे हैं उसके खिलाफ, व्यापार में उनको नुकसान पड़ेगा, क्योंकि टूरिज्म उनका बहुत बड़ा बिजनेस है और वहाँ इंडियन टूरिस्ट बहुत जाते थे। तुर्की की कंपनियों को भी नुकसान होगा जी। और अजरबैजान, क्योंकि हम आर्मीनिया ने हमसे हथियार खरीदे थे जी। आर्मीनिया और अजरबैजान की लड़ाई में अजरबैजान भी हमारे खिलाफ गया। ये पाकिस्तान को इनडायरेक्ट प्रोक्ष और अप्रोक्ष रूप से मदद करते हैं, चाहे तेल दें चाहे हथियार दें, मगर तुर्की के ड्रोन्स की इंडस्ट्री को हमने गिरा दिया, उनका क्रेडिबिलिटी ख़त्म होगी जी। यूक्रेन वार में तो उनकी बड़ी चढ़गी थी टर्किश ड्रोन्स की, क्योंकि टर्की नाटो का मेंबर भी है जी। मगर यहाँ एक भी ड्रोन कामयाब नहीं हुआ। हाँ, यानी हमारा जो एयर डिफेंस था जी, उसने उनको नेस्तो नाबूद कर दिया जी। और अजरबैजान की तो कोई कहानी नहीं है। चाइनीज हथियार भी काफ़ी यूज हुए पाकिस्तान की तरफ से। एक तो वो हमारे मिसाइलों को रोकने में पूरी तरह नाकाम थे जी। जो हमारा मिसाइल, चाहे ब्रह्मोस हो चाहे आकाश, एक वीडियो तो जनरल साहब बड़ी वायरल हुई थी जिसमें एक बंदा लट से उसको मिसाइल को चेक कर रहा है, आपने देखा होगा? हाँ, मैंने वो देखा नहीं मगर हमारे जो DRDO के बनाए हुए, जो रशियन कोलैबोरेशन में बनाए हुए मिसाइल्स, उनको कोई रोक ही नहीं सका, और जहाँ हम जाना चाहते थे हम पहुँच गए, और वो अमृतसर भी नहीं पहुँच सके, वहाँ भी उनको बर्बाद कर दिया गया हमारे एयर डिफेंस सिस्टम जी। तो ये हमारी कामयाबी है, बिल्कुल कामयाबी है, और उसका जश्न पूरा देश मना भी रहा है। इससे कोई भी मार्का पड़ता है जी, उससे एक देशभक्ति की भावना जागती है जी। इसका एक उल्टा असर ये भी हुआ कि पाकिस्तान में भी लोग जो आपस में लड़ रहे थे जी, बलूच तो हमारे साथ निकले, बाकी इमरान खान ने भी इनको सपोर्ट किया जी, अपने देश को जी। मगर वहाँ की फ़ौज को अपना वजूद बचाने के लिए, क्योंकि फ़ौज वहाँ की व्यापारी भी है, फ़ौज वहाँ की रूलर भी है, फ़ौज वहाँ की सियासतदान भी है, और फ़ौज वहाँ की फ़ौज भी है। अगर संक्षेप में बात करें बलूचिस्तान की और POK की, क्या लग रहा है इनका आगे का क्या हो? बलूचिस्तान में जंग आज़ादी जारी है जी। ये ऐसे नहीं लग रहा कहीं ना कहीं दबा दिए गए हैं फ़ौज के द्वारा, जो मूवमेंट्स से उनका इतना इफेक्ट नहीं हो पाया जितना होना चाहिए? दब जाती हैं, फिर उभर आती हैं जी, डिपेंड करता है उन, जब वो वीक पड़ते हैं। दबा तो एक दफ़ा तो टीका खान को बुचर ऑफ बांग्लादेश बोलते थे जी, उसने भी कत्लेआम करके दबा दिया था। मगर जब वक्त आ गया, भारत की इंटरवेंशन हुई, हिंदुस्तानी फ़ौज से जब उन्होंने 3 दिसंबर को हमला किया 71 में याहिया खान ने, तो फिर उनकी एयरफोर्स को तो 3 दिन में ही नेस्तो नाबूद कर दिया गया बांग्लादेश में, और 93,000 फौजियों ने सेरेमोनियल सरेंडर किया, जो उनके लिए एक बहुत बड़ा नासूर है और बड़े बेइज्जती की बात है। तो ये
मूवमेंट्स उभरती दबती रहती हैं जी, मगर एक अच्छी बात यह है कि अब पाकिस्तान में भी पढ़े लिखे लोग बहुत हो गए और वो इंटरनेशनल मीडिया इधर उधर ये जो सोशल मीडिया है इसकी वजह से समझदारी भी आ गई। तो वहाँ के भी जो मैच्योर लोग हैं, जो पढ़े लिखे साइंसदान हैं, जो एनालिस्ट हैं, वो ये कहते हैं कि जो हमारा नज़रिया उनकी फ़ौज के लिए है जी, उनका नज़रिया और भी उनकी फ़ौज के लिए ज़्यादा रियलिस्टिक है जी। तो मान के चले भारत पूरी तरह सक्षम है अब दुश्मनों से निपटने के लिए और पूरी तैयारी के साथ। आपको ये मैसेज देना चाहूँगा जी कि मैं पहले भी अपनी बातचीत में कहता रहा हूँ जी कि भारत के हालात बनाया तो ये नेहरू जी ने जी कि चीन को तिब्बत दे दिया। जी, जब पटेल जी पूरा कश्मीर लेना चाहते थे तो वो बीच में यूएनओ में भाग गए, पूरा कश्मीर भी नहीं ले सके। अगर पूरा कश्मीर हमारे पास होता तो चाइना पाकिस्तान गठजोड़ पॉसिबल नहीं था, ये नौबत ही नहीं आती, ऐसी नौबत नहीं आती जी। और नेपाल जब मिलना चाहता था 1953 में, उन्होंने नहीं मिलाया, इंदिरा तो सिक्किम में लागी। जी जी, तो ऐसे हालात राजनीतिक चूक रही है, राजनीतिक चूक रही है जी, ऐसे जिसका खामियाजा आज तक आज तक नहीं, ये भुगतते ही रहेंगे। कहते हैं कि कुछ ऐसे भी दौर देखे हैं इतिहास के पन्नों में जी, लम्हों ने खता की तो सदियों ने सजा पाई। जी जी, नेहरू वाज ए ग्रेट हिस्टोरियन जी, मगर वो हिस्टोरिकल ब्लंडर ही कर गया जी, वो मिलिट्री हिस्टोरियन नहीं था ठीक। अदरवाइज मिलिट्री ये कहती है कि एक गज भी ज़मीन पर कब्जा मिलता है तो उसको करो जी, वो काम आएगा। तो अब हमारी स्थिति इजराइल जैसी है, पाकिस्तान भी हमारा दुश्मन, चाइना भी हमारा दुश्मन, जी, बांग्लादेश में भी आज के दिन सरकार हमारे खिलाफ बिल्कुल, है, अभी तो बिल्कुल अलग ही है जी। तो ऐसे हालात में हमें लगातार युद्धरत रहना पड़ेगा जी। हमारी एसेट ये है, इजराइल की तरह से है जी, हमारी एसेट ये है कि इजराइल सिर्फ 1 करोड़ आबादी से भी कम है, हम दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है। उसको कोई तो 140 करोड़ कहता है, कोई 143, कोई 145, मगर एक बात सच है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है। बिल्कुल। और हमारा सबसे कमज़ोर वीक पॉइंट ये है कि हम रोज़ इलेक्शन कराने पड़ते हैं जी। तो इस आबादी को, जैसे चाइना ने अपनी आबादी को काम सिर लगा रखे हैं, इसको काम सिर लगाए तो हम पूरा चारों तरफ से दुनिया के लोगों का, दुश्मनों का मुकाबला कर सकते हैं और तो भी हम चौथे नंबर की इकॉनमी हो गए। इसी तरह क्योंकि चारों तरफ दुश्मनों से आप घिरे हैं तो आप उतने ही मुस्तैद, उतने ही ताकतवर, उतने ही दुरुस्त तंदुरुस्त हो जाते हैं, फाइटर हो जाते हैं जी। तो हम मुकाबला करने में सक्षम हैं। तो ये काम सर क्यों नहीं लगा पाए? क्या राजनीतिक कमियां रही है? हमारे राजनीतिक सिस्टम में ये कमी है बार बार इलेक्शन की जी। उसका भी मोदी जी हल निकाल रहे हैं। मैंने 2 साल पहले वन नेशन वन इलेक्शन सबसे पहले पार्लियामेंट में 2022 में मैंने उठाया था जी। ये मुद्दा कि भाई देश के जराए जो हैं, जो उसकी रिसोर्सेज जी खराब होती हैं, एफर्ट खराब होता है बार बार, बिल्कुल। एक दूसरे को पॉलिटिकल पार्टीज गाली देते हैं, उसी इलेक्शन में एक 5 वर्षीय योजना का काम चल जाए जी। तो एक 1 नेशन 1 इलेक्शन इसका एक हल है। बाकी तो हमारा मुल्क तरक्की के रास्ते पे अग्रसर है और मैं तो कहता हूँ हर एक भारतीय को डिफेंस की फौजी तरबियत या ट्रेनिंग देनी चाहिए एनसीसी के थ्रू जी। और जैसे इजराइल की लड़कियां कह सकते हैं अग्निवीर भी एक हिस्सा हो सकता है उस चीज़ का। इजराइल तो सारा ही अग्निवीर है, हाँ रेगुलर फोर्स नहीं, कम है। विपक्ष कमियां निकालते हैं काफी, लेकिन मेरा तो ये मानना है के बारे में मेरा ये है जी कि जैसे हालात देश के हों, आज के दिन हम एक भी अग्निवीर बाहर नहीं निकालने की पोजीशन में जी। देश के जैसे हालात, अगर अग्निवीर सिविल में आता है तो आजकल लड़ाई प्रॉक्सी वार सिविल में भी होगी, वहाँ काम देगा। नायब सिंह सैनी ने अग्निवीर के लिए 20% रिजर्वेशन कर दिया हरियाणा पुलिस में, तो इससे बढ़िया बात पुलिस के लिए और क्या हो सकती है। नहीं, कहीं ऐसा हो सकता है कि हर घर से एक बच्चे को इस तरह की ट्रेनिंग दी जाए, सिखाया जाए, जैसे इजराइल वगैरह में है। कंट्री के रिसोर्सेज भी तो होने चाहिए ना जी। इजराइल में तो उनके वजूद का सवाल है जी। इजराइल जितना बड़ा खतरा जी हमें नहीं है, मगर हमें उससे भी बड़ा खतरा ये है कि हमारे दुश्मन जो है वो न्यूक्लियर नेशन है और चारों तरफ है, दोनों तरफ तो हाँ, दोनों तरफ तो है। हाँ, वो एटॉमिक पावर्स हैं, मगर सेविंग ग्रेस ये है कि हम भी एटॉमिक पावर हैं जी। तो मैं तो कहता हूँ डिफेंस फर्स्ट, ये सारी तरक्की धरी धराई रह जाएगी। ये तो पहले भी पृथ्वीराज के ज़माने में भी खूब तरक्की पे था हिंदुस्तान, सोने की चिड़िया कहलाते थे जी। और वो लुटेरे आए, अब्दाली जैसे, गौरी जैसे, गजनी जैसे जी, और इस सोशल सिस्टम को लूट के चले गए। सारा जर, जोरू और ज़मीन जी सब पे कब्जा करके गुलाम बना के ले गए औरतों को। जी जी पानीपत की 3rd बैटल में अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान ले गया। जी जी।
तो कहीं ना कहीं जरूरी है डिफेंस मजबूत होना। डिफेंस मजबूत होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए हमारा डिफेंस बजट भी 8 लाख करोड़ के करीब है। मैं तो स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन रहा हूँ जी। तो मगर मैं ये कहता हूँ कि डिफेंस पे और भी तवज्जो होनी चाहिए जी। तो अभी कुछ से आपसे रिलेटेड बातें मैं कुछ करूँगा कि पहले आपने सेना में सेवाएं दी, उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने भी आपको एक अच्छा पद दिया था जब उनका सरकार था, उसके बाद आपने बीजेपी में राज्यसभा सांसद भी रहे। तो अभी जो फिलहाल क्या लग रहा है आपको, कैसा महसूस कर रहे हैं कि पहले कांग्रेस में भी आपने काम किया, आप भी कर रहे हैं? नहीं, आपकी इन्फॉर्मेशन गलत है जी। कांग्रेस के ज़माने में हुड्डा साहब से काफ़ी नज़दीकियाँ थी आपकी? नज़दीकियाँ तो अब भी हैं जी। वो सोशल नज़दीकियाँ जी, पारिवारिक युवक से। कांग्रेस पार्टी में मैं कभी नहीं था, मैं तो पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन था या जनरल था जी, लेफ्टिनेंट जनरल। तो पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन 1 साल रहा मैंने खूब ठीक काम किया, जैसा मेरे सेटिस्फेक्शन के मुताबिक मैंने पब्लिक सर्विस कमीशन को साफ करने का बीड़ा उठाया था, जो आगे बीजेपी ने उसी रीति को आगे चलाया, यानी मेरिट बेस्ड सिलेक्शन। तो ये लोगों के दिमाग से गलत धारणा है कि मैं कभी भी कांग्रेस में था। हाँ, उनसे मेरे ताल्लुकात ज़रूर थे, मेरे को पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन बनाया। नहीं, ऐसा क्या कारण हुआ कि क्या आपको विचारधारा ने प्रभावित किया बीजेपी के ने, कि आप बीजेपी की तरफ आपका मोह हुआ, ये कैसे हुआ था? ऐसे है कि जो मैसिव करप्शन थी गवर्नमेंट में जी, वो मुझे पसंद नहीं थी। दूसरी बात, मोदी एक तड़ता हुआ सितारा था उस वक्त जी, इसका गुजरात में मैंने कारकर्दगी देखी थी क्योंकि मैं सदर्न कमांड में पोस्टेड था जी। तो मुझे नेशन के लिए एक उम्मीद नज़र आई और उसमें कैटलिस्ट फैक्टर जनरल वीके सिंह, जो मौजूदा गवर्नर है मिजोरम के जी, नज़दीकियाँ तो मेरी हुड्डा साहब से भी थी मगर वीके सिंह से ज़्यादा थी क्योंकि वो मेरा कमांडर भी रहा हुआ था जी। तो वीके सिंह ने कहा भाई बीजेपी, तो मैं फौजी हुक्म के तहत बीजेपी ज्वाइन कर गया जी जी। या ऐसा भी कहीं ना कहीं प्रभावित किया है मोदी जी के कामकाज ने आपको? मोदी जी को प्रभावित तो मेरे से प्रभावित हुए, तभी तो मुझे एमपी बनाया जी। वो तो बिल्कुल सही बात है। हाँ, लेकिन आजकल जनरल साहब क्या कुछ कर रहे हैं? आजकल मेरे को जन सेवा आती है जी, उसमें भी बेहतर जन सेवा है। मेडिकल फैसिलिटीज़ का पूरा फ़ायदा पब्लिक उठाए, उसको मैं महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अग्रोहा में सुपरवाइज करता हूँ। बाकी इसी जनसेवा, क्योंकि नहीं जनसेवा तो है, लेकिन आपके पास क्या क्या अनुभव है? आप लेफ्टिनेंट जनरल रहे हैं, उसके बाद आप जो बताया HSC के जो इतने बड़े पद पे भी रहे, हरियाणा पब्लिक का चेयरमैन जी, यूनियन पब्लिक, और उसके बाद राज्यसभा सांसद भी आप रहे हैं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में भी मैंने IAS का सिलेक्शन 5 साल किया है जी, और उसके बाद राज्यसभा सांसद रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कहीं ना कहीं जो अभी मौजूदा वक्त में ये जो अनुभव है ये कहीं और बड़ी जगह भी काम आ सकता था, जो अभी फिलहाल जो फौज का जनरल तो आप कह सकते हैं मैं अपनी मेरिट से बना जी, क्योंकि फौज में थ्रू ए पाइपलाइन सिलेक्शन बड़ा डिफ़िकल्ट है। एक लेफ्टिनेंट जनरल के पद पे पहुंचना जी, मेरे लिए तो हाईएस्ट ही था, मेरी कोर के लिए, मेडिकल के लिए। बाकी तो मैंने न तो हुड्डा साहब से पब्लिक सर्विस कमीशन मांगा, न MP का तो मुझे सपनों में भी नहीं पता था जी। ये तो बराड़ा साहब और जैन साहब और भट्ट साहब और फिर मोदी जी, शाह जी और खट्टर साहब जी, इन्हीं का कार्य प्रणाली कह लो या ब्रेन चाइल्ड था। अब उसके बाद नहीं कह सकते ना, एक लंबा एक्सपीरियंस आपको हुआ इन चीज़ों का, तो अभी फिलहाल जो है सरकार फायदा उठा सकती है कोई ना कोई। लंबा एक्सपीरियंस तो मुझे कोई इनकार नहीं, सरकार फायदा उठाना चाहती है। अदरवाइज क्या होता है कि जनरल तक पहुँचते पहुँचते फौज में भी बहुत लंबा एक्सपीरियंस होता है जी, मगर जब आप 60 साल के हुए आपको खटाक देसी रिटायर कर देगी जी, या आर्मी चीफ या CDS वो 62 साल के, हमारे मेडिकल में भी 62 या 61, तो उसमें नए लोगों को भी चांस देना होता है जी। तो मैं 75 साल का तो हो गया, ये तो आपको पता ही है जी। तो उसमें ये कहूँगा कि जो मैं कर सकता हूँ, व्हाट बेस्ट आई कैन गिव टू दी सोसाइटी आई एम डूइंग जी, और मेरी सर्विसेज को कैसे यूटिलाइज करें ये काम पार्टी का है। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख, इस पार्टी का ये असूल है। नहीं वो तो सही है, लेकिन हो सकता है कि पार्टी भी कोई ऐसा अच्छा अवसर की तलाश में हो, सोच रहे हो कुछ बड़ा, कुछ इसलिए थोड़ा सा ये भी हो सकता है। अगर ऐसा हुआ क्योंकि अनुभव की तो कमी नहीं है आपके पास, अनुभव तो कई क्षेत्रों का आपको। इस टॉपिक को यहीं बरी कर दो। अच्छा, इसको छोड़ देते हैं। हाँ चलो, इसको छोड़ देते हैं हम। दूसरा, ये आजकल जो है सामाजिक एक्टिविटी आपकी काफ़ी देखी जा रही है, जहाँ भी सामाजिक प्रोग्राम होते हैं बढ़ चढ़ कर आप भाग ले रहे हैं।
और खास करके एक प्रोग्राम का मैं जरूर, जो 30 तारीख को अरविंद शर्मा जो प्रोग्राम कर रहे हैं पेशावर में, उसके बारे में मैं आपसे बात जरूर करूंगा, आप जरूर बताएं उसके बारे में। पहले तो ये सरकारी प्रोग्राम है, अरविंद शर्मा एक मंत्री है, रोहतक से MP रहा है, उसको ये जिम्मेदारी दी गई है। जिम्मेदारी मेरे को भी दी गई है, बरोली साहब को भी दी गई है और रामविलास शर्मा को भी दी गई है। मगर ये एक सर्वजातीय प्रोग्राम है, तो ये और सरकारी प्रोग्राम सामाजिक है या सामाजिक, यानी कि वैसे तो ये प्रोग्राम भी सैनिकों के बलिदान को समर्पित है। अच्छा जी। ऐसे मौके पे जी। मगर एक शो ऑफ स्ट्रेंथ भी है रोहतक में ऑपरेशन सिंदूर के बाद, तो उसमें मैं बीजेपी का सांसद रहा हूँ जी, और बीजेपी का कार्य करता हूँ जी। तो मैं जैसा मैं कर सकता हूँ वैसा मैं मदद कर रहा हूँ। लेकिन ये जो जहाँ पर हो रहा है उस जगह का नाम पेशावर है। हाँ, और उस पर काफ़ी बातचि होती रहती है। अभी रामकुमार गौतम जी का भी बयान आपने देखा होगा कि भाई जो पेशावर की जो ज़मीन थी उसका दिलाने में किसका अहम योगदान रहा है। इस पर काफ़ी कंट्रोवर्सी भी हुई है लोगों के बयानों में, और खास करके एक नाम जो नवीन जयहिंद है। मैं तो पॉजिटिव बात हर एक में देखता हूँ जी। रामकुमार गौतम के अपने गुण हैं, नवीन जयहिंद अपने गुण रखता है, वो भी एक जुझारू आदमी है जी, और उसका बहुत बड़ा अहम योगदान भी रहा है। अरविंद शर्मा एक सरकार का मंत्री है जी। हमने किसी ने भी, चाहे अरविंद हो, चाहे नवीन जयहिंद हो, चाहे रामकुमार गौतम हो, मैं तो बल्कि ज़्यादा इसमें कोई खास, क्योंकि ज़ात के नाम पे मैं पॉलिटिक्स किया नहीं करता जी, जाति के नाम पे। जी जी। मगर इनमें से किसी ने यूँ तो नहीं कहा कि हमें ज़मीन ना दो, सब ने ये कहा है दो। लेकिन योगदान की बात होती है ज़्यादा। योगदान ने तो अपना अपना वो है कि भगत सिंह का भी योगदान था और गांधी का भी योगदान था जी। तभी आज़ादी मिली, तभी अंग्रेज गए। तो ये तो आज़ादी वाली बात नहीं है। एक गौड़ संस्था, गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशन है जी, उसमें सभी जातियों के बच्चे पढ़ते हैं। जींद रोड पे जितने भी पहले थे, जब जींद में कॉलेज नहीं था तो जींद तक के बच्चे वहाँ पढ़ने जाते थे, मेरा याद है जी। अभी भी यहाँ चाहे अस्पताल बनाओ चाहे संस्था बनाओ, सभी जातियों के बच्चे पढ़ेंगे। गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशन है। उसमें वो जो रोहतक की चौधर और बामणों की चौधर, उसमें मैं नहीं पढ़ना चाहता जी। मैं सर्व जातीय सद्भावना जी का अगर श्रेय दें तो मैं लेने को तैयार हूँ। जी जी। ये तो नू रुक के मारे हैं कि मन ने दिलाया जी। मैं नू कहूँ मेरा कोई योगदान नहीं। तो मतलब वसुदेव कुटुंबकम, सारे मिलके। अरे भारत के लिए तो सारे भारतीय बनो। जी जी जी। भारत के लिए तो सारे भारतीय बनो। बाकी नायब सरकार काम कैसे? नायब सैनी इसलिए मैं जा रहा हूँ, आपने पूछा था। हाँ। नायब सैनी मेरे साथ संसद में रहा है जी, और हमारे मधुर ताल्लुकात हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो फौजी का लड़का है जी। तो वो एक वेल मीनिंग मुख्यमंत्री है हरियाणा का, वेल मीनिंग जी, वेल मीनिंग एंड प्लेजेंट पर्सनैलिटी। तो उसने जिम्मेदारी दी है तो उसको एक रिकॉर्ड तोड़ रैली में हम उसको मुख्यमंत्री, बतौर मुख्यमंत्री चीफ गेस्ट, मुख्य अतिथि भी बनाया जी। हाँ। कामकाज कैसा लग रहा है उनका अभी आपको? नायब सिंह सैनी का पब्लिक रिलेशन एक्सीलेंट, नायब सिंह सैनी की पॉजिटिविटी टुवर्ड्स वर्क्स एक्सीलेंट। बाकी उसको टाइम थोड़ा हुआ है अभी जी। हाँ, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन इन इट सेल्फ इज ए वेरी बिग स्पेशलिटी। और ख़ासकर जिससे वोट मांगने हों उनमें पूरी तरह एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स भी लागू नहीं होते। तो आहिस्ता आहिस्ता नायब सिंह एक वेल मीनिंग आदमी है, ये सबसे कामयाब मुख्यमंत्री साबित होगा, बस मैं यही कहूँ। तो क्या मानते हैं जो सरकार अभी जो फिलहाल काम कर रही है सही पटड़ी पे? हाँ, सही पटड़ी पे जी, सही पटड़ी पे। ये तो नहीं है कि धीमा काम हो रहा है, कुछ ऐसा लग रहा हो आपको? डेमोक्रेसी में धीमे धीमे चलते ही बहुत फास्ट हो जाता है। अच्छा, अभी वक्त है। पॉजिटिव है भाई। अग्निवीर को 20% रिजर्वेशन दे दी पुलिस में, उनको 1 करोड़ जो है वो एक्स ग्रेशिया दे दिया जी। और उनको उद्यमी करें तो वो दे दिया, यानी पूरा फायदा। कई बोलते हैं सिलेंडर 500 का बोला था करने के लिए, वो नहीं किया, सिलेंडर नहीं किया। देश भी चलाएं, रोजगार की बात करें तो देश भी चलाएं, स्टेट भी चलाएं जी। ये हमारी महिलाओं को 2100 रुपये देने का बोला ज़्यादा। फिर अभी तो 4 साल और पड़े, 4.5 साल और पड़े जी। गादड़ की तोड़ में बेर थोड़े पाकेंगे। अच्छा, टाइम लगेगा। आहिस्ता आहिस्ता वो भी दिवा जाएंगे। अच्छा हाँ। इलेक्शन का इंतजार तो नहीं कर रहे? इलेक्शन तो दूर है अभी। अच्छा, इलेक्शन तो दूर, 4.5 साल पड़े हैं जी। इलेक्शन तक तो पता नहीं के काम कर देंगे जी। हाँ। और जो अपना हिसार एयरपोर्ट बोला इंटरनेशनल बनना था, मेरे को तो एक बात का बड़ा फायदा हुआ, जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो मैंने यूं सोचा कि भाइयों एयरपोर्ट ही काम आ जाएगा। फौज गए जी जी हाँ। तो कोई भी एसेट होती है नेशन में, वो डिफेंस के वक्त फौज को काम आती है, चाहे रेलवेज हो, चाहे एयरपोर्ट्स हो, चाहे चौड़ी सड़कें हों। बाकी पहले इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो बन गया, अब यहाँ की इंडस्ट्री, यहाँ की मेडिकल फैसिलिटीज़ और यहाँ का डिपेंडेंट एरिया राजस्थान का, पंजाब का, हरियाणा का,
मैं इसका जवाब ये देता हूँ कि यूरोप, सारी इंडिया जितनी पॉपुलेशन है जी, वहाँ शहर शहर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, छोटे छोटे मुल्क हैं। तो अभी तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने में यानी फैसिलिटीज़ यहाँ होगी। अभी तो दिल्ली का ओवरफ्लो यहाँ आएगा जी, यहाँ पे रिपेयर, यहाँ पे पार्किंग, उम्मीदें हैं बड़ा होगा यहाँ पर कुछ। वो तो होएगा, बड़ा तो होएगा जी, क्योंकि आगे आगे पॉपुलेशन बढ़ रही है, डिमांड्स बढ़ रही हैं और कम्युनिकेशन तो बढ़ना ही चाहिए। जिंदल परिवार से नज़दीकियाँ देखने को मिलती है आपकी, कोई प्रोग्राम होते तो आप आ जाते, पहुँच जाते हैं उधर। मैंने देखा था रेलवे स्टेशन पे भी आप जो अभी आए हुए थे 2-4 दिन पहले, कुछ दिन पहले जो उद्घाटन हुआ था चंडीगढ़ के लिए रेल जो चला था। जिंदल परिवार से हमारी पुरानी नज़दीकियाँ हैं जी, उसमें बहन सावित्री जिंदल एक निहायत नेक औरत है, वेल मीनिंग है जी, बड़ी और संत प्रवृत्ति की है। उनके लड़के भी अच्छे फिजिकली फिट हैं और मैं इंचार्ज था कुरुक्षेत्र में जी। उनके। बोरी उठाती थी वो, आपने देखा नहीं होगा शायद। हाँ, बोरी जो उठाई देखी थी तो सारे एक्सरसाइज करते हैं, जिमिंग के अच्छा, बड़े अच्छा। शौकीन हैं सारे। 3 भाई तो काफ़ी तकड़े हैं, हाँ जी, रतन, सदन और नवीन। जी, तो जिंदल परिवार ने हिसार के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है। हमारे गांव में भी सरिये दिए थे इन्होंने धर्मशाला में, जी। जब हम बनवा रहे थे। आगे मतलब बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं सामाजिक कामों में। भाई हिसार तो मैं कहा पहचान है, पहचान है बिल्कुल। और इस एयरपोर्ट पे वो तो ज़रूर इस्तेमाल, उनका तो काम आया होगा जी। अच्छा, एक बड़ी समस्या है जनरल साहब, मैं बताऊं, नशा जो है हरियाणा में आ रहा है। आपने सामाजिक बातों की बात की थी, वो फिर हम कहीं और चले गए। जी, नशे के लिए भी मैंने एक टॉक निकाली थी मेडिकल कॉलेज अग्रोहा से। जी, एक तो नशा, एक कन्या भ्रूण हत्या, जी, एक सुसाइड्स बढ़ रहा है आजकल, और एक जातिवाद, यानी पॉलिटिशियन ने जातिवाद को बढ़ावा दे दिया। जी। इन पे हम अलग अलग आपसे बात करना चाहूँगा जिसी दिन। हाँ ये बिल्कुल, एक पूरा टॉपिक नशे पे होगा कि जी। कैसे इसको रोका जाए, जी, इसी तरह जातिवाद पे, बिल्कुल, बहुत बड़ी समस्या इसी है। तरह कन्या भ्रूण हत्या पे, जी, ये और एक खटक देसी सुसाइड कर जे आजकल अवेलेबिलिटी होगी कि भाई गोली खा जाओ। जी, तो इस पे समाज को हमने जागरूक करना पड़ेगा। बिल्कुल। इसके लिए अलग अलग टॉपिक चुन के बात करें। जी, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बोली और ज़रूरी भी है ये, तो ज़रूर करेंगे। बाकी थोड़ा सा ये बताएं, दिनचर्या कैसे चल रही है आजकल आपकी? दिनचर्या तो मेरी कॉलेज डेज से वही चलती है, चाहे मैं फौज में था चाहे नहीं था। मेरा जो फौज में वेट था 1975 में, जी, वही वेट अब है। और मैं जब तक सांस ना चढ़े मेरे, जी, मैं एक्सरसाइज करता हूँ। स्विमिंग करते हैं आजकल, दिनचर्या ये है, जिमिंग, स्विमिंग, एक्सरसाइज। जी, उसके बाद अपना हॉस्पिटल का दौरा, राउंड, डॉक्टरों को काम लगाना, जी, खुद काम करना, ऑपरेशन करना। और मौका मिलने पे आप जैसे भाइयों से भी वार्तालाप हो जाता है, जो भी समाज के लिए बेहतर है। जी। बाकी आपका तो कह सकते हैं योगदान हर क्षेत्र में रहा, तो जो अपना युवा है उनको क्या संदेश दोगे, आप क्या कहेंगे? क्योंकि आपने बता दिया कि कुछ टॉपिक आपने दिए हैं, उन पे हम बात करेंगे धीरे धीरे हर टॉपिक पे। युवा पहले फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट एंड मॉरली अपराइट हो। जी, फिजिकल फिटनेस के लिए नशे पत्तों से दूर रहे और दबा के कसरत करे, जी। चाहे दौड़, चाहे जिमिंग, चाहे स्विमिंग, चाहे कुश्ती। वो लिखा होता था कि खेलों पसीना में। निकालोगे तो खून बचाओगे। हाँ, पसीना निकालोगे तो खून बचाओगे। जी, साथ में वो टेक्निकल चीज़ें सीखें। जी, यानी आजकल देखा ये लड़ाई भी जो ऑपरेशन सिंदूर है, फौज को भी टेक्निकल होना पड़ा। जी, टेक्निकल नोहाउ की वजह से ही हमारे एंटी मिसाइल सिस्टम ने उनके मिसाइल्स गिरा दिए और हमारे मिसाइल उनका काबू नहीं आए। तो लड़ाई तो आज के दिन चाहे फौजी है, चाहे एयरफोर्स का, चाहे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, चाहे DRDO का साइंटिस्ट, वो टेक्नीशियन को लड़नी पड़ती है। जी। कुछ स्टेट में इलेक्शन भी आ रहे हैं अभी। वो तो बीजेपी पक्की हो गई। अच्छा, हाँ, मतलब वो दूसरी पार्टियां छिन्न भिन्न होगी, उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, सिर्फ एंटी मोदी एजेंडा है और पब्लिक होगी शानी। जी, तो सारे फंड करते हैं, जातिवाद फैला दो, ये कर दो, रीजनलिज्म फैला दो, उनकी बात बढ़ती नहीं है। बीजेपी बढ़ती 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 जा रही है। प्रधानमंत्री ने दौरे शुरू कर दिए अपने। दोनों में भी काम की बात ही कह रहा है। जी, हाँ, कह सकते हैं अभी दूसरी पार्टियां तो तैयारी भी नहीं की होगी। न दूसरी पार्टी तैयारी कर रही है। गुजरात में राहुल गांधी भी गया था। अच्छा, हाँ, तैयारी तो कर रही है, अच्छा। मगर एजेंडा नहीं है। जी। और ये एक नहीं हो सकते। जी, भानुमती या कुंभा है, फिर आपस में भिड़ जाते हैं। हरियाणा में भी दिखाई नहीं दे रहा विपक्ष। और यहाँ तो विपक्ष भी बीजेपी होने के चक्कर में है। जी,
मैं बोल रहा था कि साइकिल रैली भी बीजेपी निकाल रही है, सरकार भी इनकी है। चाहे कितनी रैली निकालो, चाहे कितने ही जलसे करो जी, लोग काम देखते हैं जी, सैनी से मैं प्रभावित हूँ कि रात के 2 बजे तक पब्लिक को भी एंटरटेन कर लेता है जी, और काम भी करता है, स्टेमिना है। मगर आगे 4-5 साल के बाद काम नजर आएगा कि भाई तन्ने क्या कराया। जनरल साहब, अगर विधायकों की बात करें तो किस विधायक का कामकाज आपको ये लगा कि भाई बढ़िया कर रहे हैं और ये कुछ अलग हट के? अभी इनको करने दो, टाइम थोड़ा हुआ। अच्छा, आपने छाटा नहीं अभी तक कि टाइम थोड़ा हुआ। अच्छा, कम हुआ, टाइम थोड़ा हुआ है जी। क्योंकि परसों की बात है, मैं यहाँ था 2-3 दिन पहले, तो रणधीर पनियार तो कसी लेके नहर में भी उतर गए थे। रणधीर पनियार, रणबीर गंगुआ जी, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं इस जिले में। जी, हाँ, तो कह सकते हैं। और जो हिसार की बात करें तो प्रगति के पथ पे है। हाँ, सावित्री जिंदल बहुत बढ़िया काम कर रही है जी, लेकिन हिसार के अंदर की बात करें, सीवरेज व्यवस्था चरमराई हुई है। चरमराई हुई पहले से है, इसका तो एक बड़ा प्रोजेक्ट। जी, पोपली बहुत अच्छा काम कर रहा है। जी, हाँ, तो एक बड़ा प्रोजेक्ट है, उसको कामयाब होने में टाइम लगेगा। जी। तो अगर बात करें, वैसे एक व्यक्तिगत क्वेश्चन है कि आप बड़े पद पे रहे हैं, राज्यसभा सांसद भी रहे, कोई मन में इच्छा है कि भाई ये चीज़ मेरे को बना दे या कोई बन जाए तो मेरी इच्छा पूरी हो जाए, ऐसा कुछ है? मेरी मन की इच्छा ये है कि ये हिंदुस्तान जैसे आजकल अमेरिका का दबदबा है, चीन का है, उनसे ऊपर हमारा दबदबा हो, बस ये मेरे मन की इच्छा है। और सुपर पावर? हाँ, सुपर पावर हो जी। हाँ, सुपर पावर भी हमारे हिंदुस्तानी अमेरिका में भी हों जी, यूरोप में भी हों, हमारी आबादी हर जगह, ऑस्ट्रेलिया में भी हो, मैं गया हूँ ऑस्ट्रेलिया, यूरोप सारे। तो हमारी इतनी बड़ी आबादी है, जैसे अंग्रेज सारे फैल गए, अब चाइना सारे फैल रहे हैं। तो हिंदुस्तानियों ने आजकल इन्वेजन का तरीका ये है कि आपने आता कितना, आपकी क्वालिफिकेशन प्रैक्टिकल क्या है, नो हाउ क्या है। जी। तो मैं कहता हूँ हिंदुस्तानी सारे टेक्निकल नो, ये जो ट्रंप ने किया है ना, बिला नू नहीं घुसने दूँ, यहाँ है वो बाको, वो खुद ही भूखे मर जाएंगे, हिंदुस्तानियों की ज़रूरत पड़ेगी। खाप पंचायतों में भी आपको देखा गया था? हाँ, काफ़ी बार गए हो, क्या मानते हो खाप पंचायतें जरूरी है? खाप पंचायत तो एक सोशल स्ट्रक्चर, सोशल फैब्रिक कहते हैं, लोक लाज से लोक राज चलता है जी। तो उस लोक लाज को जिंदा रखने के लिए कायदे कानून, सामाजिक कायदे कानून पे अमल दरामद हो जी। उसके लिए भाईचारा पंचायतें थी। उनको भी मैंने कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ, दहेज प्रथा के खिलाफ, बड़े बड़े भोजों के खिलाफ, भोज इन द सेंस के ये भोज, मृत्यु भोज, फलाना भोज, कुरीतियाँ बोल सकते हैं। हाँ, कुरीतियाँ, सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जी, मोबिलाइज किया, जातिवाद के खिलाफ मोबिलाइज किया जी। तो उनका अपना रोल है। और वो ये ज़रूर है कि उनको लोग कई दफ़ा गलत रास्ते पे ले जाते हैं जी। वो हरियाणा का आदमी को चौधर चाहिए, वो इतना थोड़ा बहुत तो अहमियत होनी भी चाहिए। मैं तने एक और बात बताऊँ, जी। हरियाणा का आदमी या तो किसान है, यानी उसमें भी हड़का पासे पासे चलना पड़े या ट्रैक्टर पे बैठ के चलना पड़े, या जवान है, सारी ये फौज जो है मोबिलिटी की है जी। या खिलाड़ी है, खिलाड़ी का काम भी मोबिलिटी है जी। इसलिए हरियाणा का आदमी एक जगह कई देर नहीं, फिर उसकी कांधी जड़ने लायक चाहिए तो पार्टी पुर्टी चेंज कर दे हरियाणा का आदमी तो उसकी कोई घना समय नहीं पाया करता है, इस पर डटिया कौन जा। अच्छा, मतलब चलते रहना है। हाँ, जी, तो डटिया कौन जा, या तो फिर आप खिलाड़ी बन जाओ जी, या फौजी बन जाओ या किसान। पॉलिटिशियन है तो फिर वो बात उस पर इतनी देर कौन डटिया जाए, इसलिए सारे छम्मा छम इधर से उधर सारे हैं करीब करीब बीजेपी वाले छोड़ के। नहीं, आपने ये बात की तो मेरे को याद आ गया कि अभी फिलहाल और पार्टियों से सब बीजेपी में आना चाह रहे हैं, बहुत से लोग आना चाह रहे हैं, लेकिन तो आ जाए, दुनिया के 3 में तो एक ही पार्टी है। हाँ, तो आ जाए, बीजेपी का काम करें, कोई नू आवे मैंने नू दे दे, मैंने नू दे दे, वह को नहीं बनती बात उनकी। हाँ, पहला बन गई होगी, बीजेपी को जरूरत थी जी। ये तो यू हैव टू प्रूव। तो कह सकते हैं कि अभी तो पीछे मोहनलाल जी ने बोला था कि भाई एंट्री बंद है अभी तो, लेकिन अब थोड़ा धीरे धीरे करके फिर जो है शुरुआत हुई है। किसी भी पार्टी में किसी भी वक्त जी, कोई आना चाहे तो उसको मिला लेना चाहिए। एंट्री बंद के मैं खिलाफ हूँ जी। बस ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है जी। जो भी आए उसको मिला लो ना, उस वक्त तो वो मिलना चाहता है ना जी, चाहे अपने पर्सनल फायदे के लिए मिलना चाहता है जी, उसको आप पर्सनल फायदा मत दो, मिला लो, नारे तो लुआ लो। अच्छा जी, लेकिन वो तो पद की लालसा में तो आ रहे हैं। पद तो आपको प्रोमिस करते हो, तो पार्टी वालों का जो पीपल हु मैटर, जैसे मैं आपको बात बताऊं, मैं पार्टी की पॉलिसी मेकिंग में नहीं हूं, मगर मेरे को पॉलिसी मेकिंग वाली जगह जरूर उन्होंने एमपी बनाया, नज़दीक से सरकार की फंक्शनिंग मेरे को दिखाई जी। तो उसमें मेरी अपनी ओपिनियन ये है कि इलेक्शन एक अलग लड़ाई है और ये मेजोरिटी की लड़ाई है।
इसमें जितना बड़ा आपका टोल हो, जितना बड़ा आपका वोटर बेस हो, वही आपको स्टेबिलिटी देगा और उसी से पार्टी पावर में आएगी, उसी को गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल होगी। जी, तो अभी एक आप प्रोग्राम में शामिल होने जा रहे हैं पेरावर में कल। हाँ कल। तो क्या मान के चलें कि अच्छी भीड़ रहेगी, बढ़िया ऐतिहासिक रैली रहेगी? 20,000 तो कुर्सियां लगवा रखी हैं जी सरकार ने। भीड़ मेरा शक है कि बहुत ज़्यादा हो जाएगी, कभी बेकाबू हो जाएगी। अच्छा, इतना भीड़ हो सकता है? भीड़ हो सकता है। क्योंकि हमारी लिहाज के मानस, मेरे, रामविलास के, अरविंद के, मोहनलाल बड़ोली के, फिर सैनी ने देखनी है जी, सरकार के हाजिरी लानी है, इसे बहुत आ जाएंगे वहाँ पे। तो मैं तो सरकार को ये कहूँगा अपना बड़ा इंतजाम करके रखे। हाँ, ऐतिहासिक दिन होने वाला है। हाँ, क्यों नहीं, खैर मोदी की रैली इससे बड़ी बड़ी भी होती है जी, और वही है। नहीं, बात भगवान परशुराम जन्मोत्सव की करें तो भगवान परशुराम जन्मोत्सव एक बड़े पैमाने पे, तो भगवान परशुराम का कोई मुकाबला ही नहीं लेता जी। अरे ब्रह्मांड का मालिक होता है 6 अवतार विष्णु का, वो तो पूरे प्राणी मात्र का, पूरे ब्रह्मांड का मालिक है जी, हर चिरंजीव अवतार है। तो भगवान के लिए, भगवान की आस्था में, भगवान से प्रेरणा और आशीर्वाद लेने के लिए कितनी बड़ी रैली हो जाए जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान परशुराम ने अश्वमेध यज्ञ करके पूरा संसार जीत के और पूरे की पूरी पृथ्वी कश्यप ऋषि को दान कर दी, इससे बड़ा दानी कोई नहीं हो जी। तो मैं तो, मेरी आस्था है भगवान परशुराम में। वो ब्रह्म क्षत्रिय थे जी, यानी या तो मैं विद्या से डिफीट दूं, अगर विद्या से नहीं माने, वेद से ना माने, तो फिर मैं उसको शस्त्र से डिफीट दूं जी, यानी शास्त्र से शस्त्र, या फिर उसको शाप दूं जी। शाप का मतलब यो होता है कोरोना हो जाए। तो सर, आपने कोई बाद में कोई ऐसा, जैसे अपने यहाँ होते हैं कि वीर भोगे वसुंधरा, इस तरह का कोई शब्द वाक्य भी तैयार किया है जो लोगों को आप बोलते हो कभी? ना, मैं तो दूसरों के वाक्य यूज कर लेता हूँ। वीर भोगे वसुंधरा, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि अभी हमारा राजपूताना राइफल्स का एक जंगी नारा है जी, तो उसमें नहीं, अभी जब जाते हो कोई किसी, क्योंकि आपकी स्पीच बड़ी लंबी और बहुत महत्वपूर्ण होती है, मोटिवेशनल होती है, तो मुझे टाइम नहीं मिलता बड़ी रैलियों में। हाँ, बाकी मैं ये कहूँगा, मैं ये कहता हूँ कि लोग फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट और मोरली अपराइट रहें जी। तो हमारे दर्शकों के नाम क्या संदेश रहेगा आपका? दर्शकों के नाम में मेरा यही संदेश रहेगा, नेशन फर्स्ट जी, तो और खुद लास्ट में जी। नेशन, समाज और फिर खुद लास्ट में। धन्यवाद सर। उसको, यानी कि मेरे को बड़ी नफरत है कि पॉलिटिशियन कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ जी, बनेंगे क्लीन और खाएंगे पैसे जी। तो आप चाहते हैं कि जो कहें वही करें? हाँ, जैसे फौज में काम होता है इस तरह जी, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना समय दिया अपना बिजी शेड्यूल से। तो आपने जो 2-3 टॉपिक दिए उस पर जरूर बात करेंगे भविष्य में जल्द ही। हाँ। तो फिलहाल आपने इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जनरल साहब ने बोल दिया है कि भाई नेशन फर्स्ट, बाकी सब बाद में है। और जो इतनी अच्छी जानकारी दी, मैंने बता भी दिया था कि उम्मीद करता हूँ आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, लेकिन ये बिल्कुल कम था। किसी और दिन हम और भी टॉपिक पे बात करेंगे और आपसे जरूर मिलेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे लूंगा इजाजत और मिलते हैं जल्द नेक्स्ट अपडेट पे। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।